वो लॉन्चेज उड़ान 5.0। तो उड़ान एक स्कीम है, आप सबने इनका नाम सुना होगा, जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसकी फुल फॉर्म है उड़ान की, ठीक है। तो ये जो है ये 2016 में ये उड़ान, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक जो ये स्कीम है ये 2016 में लॉन्च की गई थी। ये रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। उड़े देश का आम नागरिक मतलब कि जो देश का आम नागरिक भी है वो भी क्या कर सकता है, हवाई जहाज़ में बैठ के सफ़र कर सकता है, ठीक है। कैसे करेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि हवाई जहाज़ वगैरह के जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है। तो उड़ान स्कीम के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, जो भी हवाई जहाज़ एरोप्लेन्स के थ्रू अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, ठीक है, तो उसको हमने सस्ता करना है। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल, वाइलेबल एंड प्रॉफिटेबल एयर ट्रैवल, ठीक है, एयर ट्रैवल, ताकि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग मतलब कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं और कुछ और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग हैं, वो भी क्या कर सके, अपनी उड़ान भर सके, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सके, ठीक है। तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान 5.0 जो स्कीम है वो किसने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। तो इन्होंने ये लॉन्च की है। तो इसका जो 5th फेज है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब 5th एडिशन है, उसके क्या की फीचर्स हैं, लाइक दिस फेज ऑफ उड़ान फोकस्ड ऑन टीयर 2 20 to 80 सीट्स एंड टीयर 3 80 सीट्स के ऊपर ये वर्क करेगा। और इसमें 600 किलोमीटर लिमिट ऑफ द फर्स्ट फेज हैज़ बीन डन अवे विथ एंड देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट। तो ये दो इसके मेन पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उड़ान जो 5.0 है वो किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है। और उड़ान स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 2016 में। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यही है कि लोगों को हमने अफोर्डेबल कम प्राइसेस में क्या करानी है, एरोप्लेन की यात्रा करवानी है। किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, दैट इज ए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में किसान संपर्क अभियान जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया, ठीक है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने इसको लॉन्च किया, जिसका नाम है संपर्क अभियान प्रोग्राम, ठीक है। और वहाँ पे ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री मनोज सिन्हा जी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, 3565 जो पंचायतें हैं जम्मू कश्मीर में वो सारी की सारी इसमें कवर की जाएगी। इसमें होगा क्या है, इसमें क्या होंगे, इसमें बहुत सारे 2400 रिसोर्स पर्सन्स होंगे जिनको हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। और उनको सभी डिस्ट्रिक्ट में भेज देंगे और सभी पंचायतों में भेज देंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, ये वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, ठीक है, फार्मर जो खेती बाड़ी करते हैं उनके वेलफेयर्स के लिए उन तक स्कीमें पहुँचाएंगे, उनको हेल्प करेंगे ताकि उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। मन की बात 100th एपिसोड, ठीक है। जो मन की बात है, आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है वो मन की बात करते हैं 8 बजे। आपको 8 बजे का काफ़ी याद रहा होगा, ठीक है, 8 बजे आता है, ठीक है, मन की बात। उनका जो 100th एपिसोड है, 100वां एपिसोड है, वो होने वाला है। तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का कॉइन रिलीज़ करने की बात कही है, ठीक है। इस तरह का हमारा 100 रुपये होगा, ठीक है। ये बस कॉइन रिलीज़ करेंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैड इशूड एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेटिंग दैट अब 100 रुपये का कॉइन विल बी मिंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्यों, 100th एडिशन ऑफ रेडियो प्रोग्राम दैट इज़ मन की बात विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब डिज़ाइन ऑफ द कॉइन कैसे होगा, तो आपको पता ही है जिस तरह से हमारा कॉइन होता है, ठीक है। कैपिटल अशोक का पिलर होंगे, यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा होगा, द वर्ड भारत भी वहाँ पे लिखा होगा, इंडिया भी लिखा होगा, रुपी सिंबल भी होगा, ठीक है। और उसमें 100 की वैल्यू लिखी होगी, ठीक है। लोगो फॉर द 100th एपिसोड, जो 100वां एपिसोड होगा उसमें जो लोगो रखेंगे ना, उसमें एक माइक होगा, ठीक है। 100th एपिसोड मन की बात के लिए एक लोगो उन्होंने स्पेशल डिज़ाइन किया है, उसमें एक माइक होगा, माइक्रोफोन विद द साउंड वेव्स, ठीक है। द ईयर 2023 विल बी रिटन ऑन द इमेज ऑफ द माइक्रोफोन, ठीक है। मन की बात 100 इन देवनागरी स्क्रिप्ट में ये लिखा होगा माइक्रोफोन में, दैट इज़ मन की बात 100, ये भी उसमें लिखा होगा। विच सिटी टॉप्स
इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज़ इन 2023। सो 2023 में एक सर्वे हुआ जिसमें वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो अमीर सिटीज़ हैं, वेल्थिएस्ट सिटी हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की गई। तो उसमें जो सबसे टॉप की है, सबसे वेल्थिएस्ट है, सबसे अमीर सिटी है, वो है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। ठीक है। तो एक लंदन बेस्ड, यूनाइटेड किंगडम बेस्ड, लंदन बेस्ड एक कंसल्टेंसी है, हैंडले एंड पार्टनर्स। ठीक है। उन्होंने न्यूयॉर्क को पहला रैंक दिया है किसमें, वर्ल्ड की सबसे वेल्थिएस्ट सिटी में इन 2023। दूसरे नंबर पे टोक्यो, जापान की है, जापान की सिटी है। उसके बाद सिलिकॉन वैली बेस एरिया। ठीक है। ये तीसरे नंबर पे है। नोटेबली मुंबई। ठीक है। मुंबई जो है वो इंडिया में सबसे वेल्थिएस्ट है मुंबई, बट ओवरऑल पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसका नंबर है 21वां। ठीक है। दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद भी इस लिस्ट में है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट जारी की है। न्यूयॉर्क सिटी में 340,000 मिलियनियर्स हैं। ठीक है। टोक्यो में 290,000, द बे ऑफ एरिया में 2,85,000, लंदन में 2,58,000। तो यहाँ पे इंडिया देखो 21वें नंबर पे है, 59,400 मिलियनियर्स यहाँ पे हैं, और दिल्ली में है 30,200 मिलियनियर्स। तो बिलियनियर्स की जो संख्या है वो उन्होंने आगे बताई है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, बेंगलुरु हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे फास्ट ग्रोइंग सिटी है, जो कि सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट। ठीक है। द सिटी इज़ कॉमनली रेफर्ड एट गार्डन सिटी भी इसको बोलते हैं, और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं किसको, बेंगलुरु को। Uttaramur inscription which was seen in the news is found in which state, that is B, तमिलनाडु। तो आपको पता है तमिलनाडु की यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। ठीक है। तो वहाँ पे उतारामेरूर एक टेम्पल है। ठीक है। उतारामेरूर इंस्क्रिप्शन है जो कि जिसको मेंशन किया है प्रधानमंत्री जो हमारे मोदी हैं, उन्होंने इसको मेंशन किया अपनी एक स्पीच में। ठीक है। दिस इंक्रिप्शन वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ प्रनातका चोला, जो चोला डायनेसिटी थी, उन्होंने इसका ये इंस्क्रिप्शन, इस तरह की इंस्क्रिप्शन होता है, इस तरह से पत्थर होगा या कोई भी होगा, उसके ऊपर शब्द लिखे होंगे। ठीक है। कुछ ना कुछ मैसेज उस पर लिखा होगा, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे वैकुंडा पेरुमल टेम्पल है उसमें। ठीक है। उसमें जो है ये उसमें एक उत्तरामेरूर जगह भी है, वहाँ पे क्या है, इस तरह की इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखी है। ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे जो 10th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से गवर्नमेंट होती थी, जिस तरह से शासन होता था, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। विच कंट्री प्रेसिडेंट मिग्यूल डिएज कैनेल विन सेकेंड टर्म। ठीक है। दैट इज़ क्यूबा। सो क्यूबा के जो प्रेसिडेंट हैं वो दूसरी बार वही बने हैं जिनका नाम है मिग्यूल डियाज कैनेल। ठीक है। ये दूसरी बार बने हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा मिग्यूल डियाज कैनेल हैज़ क्लिंच द सेकेंड 5-year टर्म्स। ठीक है। 5 सालों के लिए भी यहाँ पे प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाता है। ठीक है। तो डियाज कैनेल बिड वॉज कन्फर्म्ड बाय 97.66% वोट्स इनको आए हैं। ठीक है। इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द क्यूबा लैंड नेशनल असेंबली, इट्स प्रेसिडेंट एस्टेबन लेजो अनाउंस इन द चैम्बर। ठीक है। ही टुक ओवर द रेंज इन 2018। ठीक है। 2018 में पहली बार ये प्रेसिडेंट बने थे, और अभी 2023 में दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है। क्यूबा की लोकेशन जानते हैं, ये तो कैरिबियन सी में क्यूबा जो है वो है। इंडिपेंडेंट हुआ था 1902 में यूएसए से। इसकी कैपिटल है हवाना। करेंसी है क्यूबन पीसो। प्रेसिडेंट है मिग्यूल डियाज कैनेल, दूसरी बार बने हैं। प्राइम मिनिस्टर है मैनुअल मैरियो क्रूज, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है स्पेनिश। अब कुछ और प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनको अभी अभी अपॉइंट किया है, लाइक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल दैट इज़ राम श्यामा प्रसाद यादव, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल रामचंद्र पौडेल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्प कमल दहल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत शेख अहमद नवाफ अल सबा, प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम दैट इज़ वो वान थुओंग। Who receives Germany's highest order of merit award, that is Angela Merkel। So Angela Merkel को क्या मिला है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है जर्मनी का। तो आपको पता है कि ये
प्रीवियस एक्स जो वो होते हैं ना चांसलर है जर्मनी के, वो भी रह चुकी है एंजेला मार्केल। जो फॉर्मर चांसलर एंजेला मार्केल, ठीक है, कहाँ की, जर्मनी की, रिसीव द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ जर्मनी फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी फ्रैंक वॉल्टर स्टीमनेर से इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये दिस अवार्ड हैज़ ओनली बीन गिवन ट्वाइस बिफोर टू फॉर्मर चांसलर। जो फॉर्मर चांसलर है उनको ये अवार्ड जो है ओनली 2 बार दिया गया है। एक बार किसको दिया है, कोनराड एडेनोयर को, और दूसरी बार हेलमुट कोल को, और तीसरी बार किसको दिया है, एंजेला मार्केल को। ठीक है, और तीनों के तीनों ये किससे बिलोंग करते हैं, CDU से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आपको फाइनेंशियल वो असिस्टेंट नहीं मिलती है। ठीक है, मार्केल लेड द जर्मनी फ्रॉम 2005 टू 2021 टोटलिंग 4 years इन ऑफिस। सो ऑर्डर ऑफ मेरिट के बारे में बात करते हैं, तो ये जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। ठीक है, नॉन एज फेडरल क्रॉस ऑफ मेरिट, और द ऑर्डर ऑफ मेरिट वॉज एस्टेब्लिश इन 1951 से ये देना इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, इट इज़ अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। जो प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी होता है वो इसको प्रोवाइड करता है, किसको, जो भी पर्सन है, जो भी पीपल है जिसने नेशनल कल्चर के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए काम किया है, पॉलिटिकल लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है, और बहुत ही अच्छा काम किया है सोसाइटी को सुधारने में, तो इस तरह का, तो उन्हीं लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। ठीक है, और इस बार किसको दिया गया है, एंजेला मार्केल जी को। Which city to get biggest international school in महाराष्ट्र, that is D, पुणे। सो पुणे में क्या बन रहा है, पुणे में बन रहा है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, वेलिंगटन कॉलेज यहाँ पे खुल रहा है, वन ऑफ द टॉप UK स्कूल, यूनाइटेड किंगडम का ये बहुत ही बड़ा स्कूल है। उसकी एक ब्रांच जो है वेलिंगटन कॉलेज, वो पुणे में खुल रही है, विद ए 170 years ओल्ड हेरिटेज, मतलब कि 170 सालों तक ये सर्व कर चुका है। हैज़ सेट अप ए K-12 स्कूल इन पुणे विद इस एकेडमिक ईयर बिगिनिंग इन सितंबर 2023। तो अपने नाम याद रखना है, वेलिंगटन कॉलेज कहाँ पे खुल रहा है, पुणे में, जो कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का सबसे बड़ा वन ऑफ द टॉप स्कूल है। ठीक है, वेलिंगटन कॉलेज इंटरनेशनल पुणे विद इट्स एक्सटेंसिव एकेडमिक फैसिलिटी टोटलिंग मोर देन 4 लाख स्क्वायर फीट। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल स्कूल ओपन इन द महाराष्ट्र। तो ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है जो महाराष्ट्र में खुला है, और इस स्कूल को किसकी हेल्प से बनाएंगे, सिंगापुर बेस्ड एजुकेशनल कंपनी। ठीक है, वो इसके साथ इंडिया की हेल्प करेंगे इस स्कूल को खोलने में। ठीक है, अबाउट महाराष्ट्र, कैपिटल कहाँ पे है, मुंबई, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, एंड गवर्नर दैट इज रमेश बैस। सलोखा योजना इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट, दैट इज सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक सलोखा योजना जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है। सलोखा योजना किस लिए इम्प्लीमेंट की गई है, यहाँ पे देखो, जितने जो फार्मर्स हैं उनकी भलाई के लिए ये जो है ये योजना स्टार्ट की गई है। इसके अंतर्गत होगा क्या, अब आप खुद देखो, जितने भी प्रॉपर्टी के काम होते हैं ना, उसमें बहुत सारा खर्चा आता है। अगर आपने एक प्रॉपर्टी दूसरे के नाम करनी है, ठीक है, या फिर दूसरे से अपनी प्रॉपर्टी लेनी है, या कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, लाखों में खर्चा आता है इस तरह की चीज़ें करने में। अब फार्मर है, फार्मर के पास ही ज़मीन होगी, ठीक है, किसानों के पास ही ज़मीन होगी, वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ करके इतना सारा पैसा दे। तो उस पैसे को उन्होंने बहुत कम कर दिया है, मतलब कि 100 रुपये की एक स्टैंप ड्यूटी, 1000 रुपये की स्टैंप ड्यूटी लगेगी, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी, बस इतना सा चार्ज लगेगा। और सभी के सभी टाइप के जो भी लैंड से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड काम है, वो पूरे के पूरे कर दिए जाएंगे विद इन, ये बहुत ही कम फीस के साथ। ठीक है, तो ये सलोखा योजना है जो इम्प्लीमेंटेड इन द महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसको बहुत कम कर दिया गया है, स्टैंप ड्यूटी को भी बहुत कम किया गया है फॉर एग्रीकल्चर लैंड होल्डर्स विद द फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मर्स की भलाई के लिए ये स्कीम जो है चलाई गई है। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सिंस जनवरी 2022 टू टिल नाउ। ठीक है, एयरटेल कमीशंस 21 मेगावाट सोलर यूनिट इन महाराष्ट्र
बुलदाना महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई 5th मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। दिल्ली 11वें नंबर पे। टॉम की ये रिपोर्ट है 2021 की। होप एक्सप्रेस जो है वो लॉन्च की गई महाराष्ट्र में, किसके लिए? टू प्रिवेंट द कैंसर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ही अनाउंस्ड दिस एट द लॉन्च ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट मोसिक 3D रेडिएशन मशीन एट ए प्राइवेट हॉस्पिटल इन कोल्हापुर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ पे स्टार्ट हुई है? मुंबई में, मुंबई से नवी मुंबई के बीच में। इंडियाज़ फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी लॉन्च्ड इन नासिक। मुंबई हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इंडिया में 2 ट्री सिटी होगी। पहली जो ट्री सिटी है वो है हैदराबाद, दूसरी ट्री सिटी है मुंबई। महाराष्ट्र जिवहाला स्कीम लॉन्च्ड फॉर द जेल इनमेट्स। इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेटेड इन मुंबई। 17th edition of Mumbai International Film Festival started in Mumbai. एकनाथ शिंदे न्यू CM ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र डिक्लेयर्स दही हांडी, जो दही हांडी एक स्पोर्ट्स है ना, उसको ऑफिशियल स्पोर्ट्स जो है वो घोषित कर दिया गया है। अब जो भी ये दही हांडी वाला स्पोर्ट्स खेलेगा, ठीक है, उसको क्या मिलेगा? उसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में इसका कोटा भी मिलेगा और जॉब भी मिलेगा और 10 लाख का इंश्योरेंस भी उनके लिए है। पेंशन एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय मुंबई। Maharashtra to set up Niti Aayog like institution. Maharashtra cabinet approves naming GP airport after Nathpai. India's first migration monitoring system जो है कौन लॉन्च करेगा? मुंबई ने इसको लॉन्च किया है, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र गवर्नमेंट डबल्स पेंशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। महाराष्ट्र टू एस्टेब्लिश सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट, अलग से दिव्यांग डिपार्टमेंट बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। लोकायुक्त बिल पास्ड बाय महाराष्ट्र असेंबली, ठीक है। लोकायुक्त बिल जो है महाराष्ट्र असेंबली ने पास किया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? अब पहले क्या था? पहले ये था कि अगर जो लोकपाल और लोकायुक्त होते हैं ना, हर एक स्टेट में लोकायुक्त है, ठीक है। अब कई स्टेटों का ऐसे होता है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं, लाइक MLA करते हैं या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर करते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर कार्यवाही कौन कर सकता है? लोकायुक्त उनके ऊपर कार्यवाही कर सकता है। कई स्टेट्स में इसमें CM भी इंक्लूड है। अगर CM भी करता है, MLA MPs और मिनिस्टर्स, MLA और मिनिस्टर्स भी करते हैं, ठीक है, वो भी करते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। बट महाराष्ट्र में क्या था? CM और मिनिस्टर इसमें इंक्लूड नहीं थे। तो अभी क्या किया इन्होंने? अभी इन्होंने एक लॉ बनाया जिसके अकॉर्डिंगली CM और मिनिस्टर्स वो भी इसके अंडर इंक्लूड होंगे। अगर वो भी किसी तरह का करप्शन करते हैं तो लोकायुक्त उनके ऊपर क्या कर सकता है? कार्यवाही कर सकता है। उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट becomes first in Maharashtra to introduce e-system. G20 First Infrastructure Working Group Committee held in Pune. India's deepest metro station to be built in Maharashtra, Pune. Maharashtra government declares Jai Jai Maharashtra Majha as a state song. Very important. PM Modi to inaugurate Arabic Academy in Mumbai. ठीक है। Government announces Maharashtra Bhushan Award for Appa Saheb Dharmadhikari. Pune hosted international meet on urban river conservation. India's first waste to hydrogen plant to be set up in Pune. Divya Kala Mela 2023 organized in Mumbai. Nitin Gadkari lays the foundation stone of Maharashtra's first Divyang Park in Nagpur. Millet Festival celebrated in Mumbai. Maharashtra received highest investment in 2021 and 22. फर्स्ट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है? मुंबई में। सलोखा योजना इम्प्लीमेंटेड इन महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए न्यू कमीशन टू डिसाइड द बैकवर्डनेस ऑफ द मराठा कम्युनिटी। Maharashtra government announces 4% reservation to the disabled employees. Very important. 12 hours duty bill passed by that is D तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने क्या किया है? 12 घंटों का ड्यूटी बिल जो उन्होंने पास किया है। अब 12 घंटों का ड्यूटी बिल का मतलब क्या है? अभी आपको पता है कि जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वहाँ पे कितना टाइम हमें बिताना होता है। जो वर्कर्स होते हैं उनका जो मैक्सिमम पीरियड होता है ना, एक हफ्ते में 48 आवर्स तक वो क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं कंपनी में या फैक्ट्री में, ठीक है। तो मतलब
6 दिन अगर वो काम करते हैं तो 8-8 घंटे वो काम करेंगे, 48 आवर्स हो गया, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया है, 12 आवर्स ड्यूटी बिल इन्होंने पास किया है, मतलब कि 12 घंटे भी जो है वर्कर काम कर सकते हैं। तो इस हिसाब से कितने दिन होंगे, 4 दिन, ठीक है। मतलब कि 12-12 घंटे अगर कोई वर्कर काम करता है, ठीक है, एक दिन में 12 घंटे, दूसरे दिन 12 घंटे, फिर इस तरह से क्या हो गए, 48 घंटे इन्होंने पूरे करने हैं। मतलब कि ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे इनके 48 आवर्स, ठीक है। और बाकी के 3 दिन ये क्या कर सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। ये पूरे के पूरे तमिलनाडु में नहीं होगा, ये उन्हीं कंपनीज में होगा जहाँ पे एम्प्लॉयज़ चाहेंगे, ठीक है। देर यहाँ पे देखिए, विल बी इम्प्लीमेंटेड ओनली वेयर वर्कर्स प्रेफर, जहाँ पे वर्कर प्रेफर करेंगे वहीं पे ये 12 घंटों का पर डे होगा। उसके बाद जो 3 दिन होंगे ना, उसमें वो वर्कर क्या जा सकते हैं, पेड लीव पे जा सकते हैं। और मई 2020 में 10 स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, असम, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने भी इसी तरह का 12 आवर वर्किंग आवर्स जो है वो किए थे, प्रपोज किया था ये इस तरह का बिल, ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेमिक के टाइम, ठीक है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज आल्सो इशूड एन ऑर्डर इंक्रीजिंग द डेली वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर फ्रॉम 8 से 12 घंटे तक, बट उसके बाद इन्होंने इसको रिमूव कर दिया था 2020 में। Who became the first union minister to visit India's first village अवांगखू, ठीक है। अवांगखू जो है ये कहाँ पे है, ये है नागालैंड में, ठीक है। ये नागालैंड में एक विलेज है, जिसको हम फर्स्ट विलेज बोलते हैं इंडिया का, और ये बाउंड्री पे है, इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री पे ये विलेज है, ठीक है। तो सी दैट इज एल मुरुगन पहले ऐसे यूनियन मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने विजिट किया है फर्स्ट विलेज, इंडियाज फर्स्ट विलेज, दैट इज अवांगखू। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री, जिनका नाम है एल मुरुगन, 22 अप्रैल को बिकेम द फर्स्ट सेंट्रल मिनिस्टर टू विजिट इंडियाज फर्स्ट विलेज अवांगखू। ये विलेज कहाँ पे है, इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है, ठीक है, नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। अब कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स है नागालैंड से रिलेटेड पिछले जनवरी 2022 से लेके अब तक, लाइक द साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप एंड 56th नेशनल क्रॉस कंट्री जो चैंपियनशिप है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा नागालैंड में हुई। नागालैंड होल्ड्स द फर्स्ट एवर नागा मिर्च फेस्टिवल, ठीक है, एट सियामा। नागालैंड लॉन्चेज इट्स ओन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जिसका नाम है CH हिज, ठीक है, जिसका मतलब है CM हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। न्यू फिश स्पीशीज डिस्कवर्ड कहाँ पे, दिखोव रिवर में नागालैंड में, जिसका नाम है पैथिया दिखोइंसिस। एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, जो कि नागालैंड में हुआ। ला गणेशन सोनिनेस 21st गवर्नर ऑफ नागालैंड। हेकांगी जखालू एंड सुलहोटुनो क्रूजे, ये भी मैंने आपको बताया है, ये दो जो है वो पहली वीमेन MLA बनी है नागालैंड की। नागालैंड ऑल होस्टेड G20 बिजनेस समिट 2023 एट कोहिमा। फर्स्ट यूनियन मिनिस्टर टू विजिट इंडियाज फर्स्ट विलेज दैट इज अवांगखू, एल मुरुगन, ठीक है। तो नागालैंड के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये वाला पर्टिकुलर एरिया है ना, ये नागालैंड का है, और बिल्कुल बॉर्डर पे जो है वो अवांगखू नाम का विलेज है जहाँ पे विजिट किया है एल मुरुगन जी ने, और ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, यहाँ पे म्यांमार आ जाता है, यहाँ पे इंडिया आ जाता है, नागालैंड। तो नागालैंड is a state located in the northeast India bordering Myanmar। फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। कैपिटल इसकी कोहिमा में है। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। रिवर यहाँ पे कौन कौन सी है, लोंगलेंग, पेरेन, वर्खा, खिफिरे, मैंगचोंग, ठीक है, फेक, जोन हेम्बोटो, कोहिमा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉन एंड तोएसांग, ये यहाँ की रिवर्स है। फेस्टिवल यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक है, और मोत्सुमोंग फेस्टिवल, ये यहाँ के दो फेस्टिवल है। अब नागालैंड नेशनल पार्क, और एक और भी है, इनका जो पहला मेडिकल कॉलेज खुल रहा है वो कोहिमा में खुल रहा है, ठीक है, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज नागालैंड का कोहिमा में खुलेगा। अब नेशनल पार्क दैट इज इंटांकी नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे क्या है, फैकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलीबजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड्रूपागढ़ रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, गवर्नर ला गणेशन, ऑफिशियल बर्ड है बीट्स ट्रैगोपन,
ऑफिशियल एनिमल है गयल, ऑफिशियल फ्लावर है रोडेंड्रम अर्बोरियम। लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे 60 सीट्स हैं, राज्यसभा से 1 सीट है, लोकसभा में भी 1 सीट है, लार्जेस्ट सिटी दीमापुर है और टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 16। NHAI टू डेवलप 10,000 किलोमीटर ऑफ डिजिटल हाईवेज इन इंडिया बाय 2025। अब डिजिटल हाईवेज क्या होते हैं, जिस तरह से ये हाईवेज है ना, आपको पता है कि सड़क से के आसपास क्या हो जाती है, यहाँ पे खुदाई करते हैं और इसके नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाते हैं, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम डिजिटल हाईवे। अब केबल और हाईवे डिजिटल का क्या कनेक्शन है, जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है ना, इसमें जो ये किस लिए होती है, ये 5G और 6G टेक्नोलॉजीज़ के लिए इम्प्लीमेंट की जा रही है। मतलब कि इससे हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र होता है ना, इंटरनेट की स्पीड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जो कि हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, इंटरनेट वगैरह के लिए। तो इससे क्या होगा, 5G और 6G की कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो रोड है ना, रोड के आसपास हम ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम 5G और 6G की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से, ऑप्टिकल फाइबर केबल की वजह से, और तभी इसको डिजिटल हाईवेज हम बोल रहे हैं, ठीक है। और 10,000 किलोमीटर का डिजिटल हाईवे जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाएगा अप टू 2025। अब NHAI के बारे में जानते हैं, ये 1995 में बनाई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, ठीक है। तो NHAI का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास NH होते हैं ना, नेशनल हाईवेज होते हैं, वो सारा का सारा कौन देखता है, वो NHAI देखता है, ठीक है। मोर देन 50,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जो NHAI जो है बना चुका है, विच रिप्रेजेंट अबाउट 40% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन द कंट्री, ठीक है। उनको मेंटेन करना, जो NH है नेशनल हाईवेज है, उनको मेंटेन करना, रोडों को मेंटेन करना, उनकी क्वालिटी को अपग्रेड करना, यही इनका काम है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है। एस्टेब्लिश इन 1988 में हो गया था, बट इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लिया था अपने अंडर, 1995 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है संतोष कुमार यादव जी। डैश डैश इसरो DRDO एंड इंडियन नेवी कंडक्ट सक्सेसफुली ट्रायल ऑफ BMD इंटरसेप्टर। अब BMD का मतलब क्या है, BMD का मतलब है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, इंडियन नेवी, जहाँ पे इंडियन नेवी आ गया तो इसका मतलब क्या है, जो समुद्र है, ठीक है, समुद्र से हम इस इंटरसेप्टर मिसाइल को क्या कर सकते हैं, दाग सकते हैं। अब सपोज करो कोई हमारे पे अटैक करता है, ठीक है, अटैक करता है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमारे ऊपर अटैक करता है। अब हमारे पास तो इस तरह का डिफेंस सिस्टम होना चाहिए ना कि हम उसको मार के गिराएं, ठीक है। तो ये है वो, ठीक है, BMD, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। इसमें क्या होगा, इसमें जो जैसे ऊपर से कोई भी चीज़ आ रही है, कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, हमारे पे अटैक कर रही है, तो इसको हम नीचे से छोड़ेंगे और इस पर टकरा के क्या कर देंगे, हम इसको ऊपर ही, ठीक है, हवा में ही इसको ख़त्म कर सकते हैं, जो हमारे पे अटैक कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो इसकी ये खासियत है, इसको हम लैंड से भी इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। बहुत पहले इसका ट्रायल हो चुका है। अब इस बार ये जो ट्रायल किया है ना, ये पानी से किया है, मतलब कि समुद्र के अंदर से भी हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही है सारा। तो हमने ये सी बेस्ड है, एंडो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है ये, ठीक है। कहाँ से हमने इसको लॉन्च किया, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा से, जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, वो जाती है हमारे पास, जैसे हम उसको ऊपर छोड़ते हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर जाके फिर जाके वो टारगेट को हिट करता है। और जो क्रूज मिसाइल है, जो हमारे पास कौन सी है आजकल, ब्रह्मोस हमारे पास क्रूज मिसाइल है, उसमें क्या होता है, उसमें वो एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाता है, वो इस तरह से नीचे से ही जाती है, ठीक है, और डायरेक्टली हमारे उस पर क्या कर देती है, अटैक कर देती है। बैलिस्टिक मिसाइल पहले हमारे वायुमंडल से बाहर जाके फिर ऊपर से आके गिरती है टारगेट के ऊपर। तो यही डिफरेंस है क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर। स्टारशिप रॉकेट इज द रॉकेट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। जो ये स्टारशिप रॉकेट था ना, इसको क्या हो गया, इसको ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल रॉकेट था, जिसको बनाया था स्पेस एक्स ने, जिसको क्या कर रहे थे 2-3 दिन पहले इसको ये क्या कर रहे थे, लॉन्च कर रहे थे। बट कुछ दूरी पे जाने के बाद क्या हो गया, इसमें एक्सप्लोजन हो गया और ये टूट के वापस धरती पे आ गया, मतलब कि ये बिल्कुल डैमेज हो गया, ठीक है। तो स्टारशिप रॉकेट है, ये है स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, एलन मस्क की ये कंपनी है।
तो कुछ करंट अफेयर्स हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पार्ट को कभी भी मिस मत करना, ठीक है। इसरो टू लॉन्च सिंगापुर सैटेलाइट टेलीओस 2 सैटेलाइट ऑन अप्रैल 22, ठीक है। आईआईटी इंदौर एंड नासा ने कॉलटेक डेवलप लो कॉस्ट कैमरा फॉर द फ्लेम इमेजिंग। यूएई का जो राशिद रोवर है ना, वो मून पे लैंड हो गया है। न्यू फ्रॉग स्पीशीज फाउंड इन द मेघालय केव। नासा लॉन्चेज एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है टेम्पो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्काई रूट एरोस्पेस, ठीक है, टेस्ट फायर 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन फॉर द फर्स्ट टाइम। केन्या टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट जिसका नाम है ताइफा 1। नासा अनाउंसेस 4 मेंबर क्रू फॉर द लूनर मिशन फॉर आर्टेमिस 2। लूनर मतलब कि मून का मिशन है आर्टेमिस, ठीक है। तो इसके लिए जो 4 एस्ट्रोनॉट है इनका नाम है जेरेमी हसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोर एंड रेड वाइसमैन। आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर हैं उन्होंने डेवलप किया है मिल्क में एडल्ट्रेशन को, मिल्क में जो भी दूध में जो भी मिक्सिंग होती है उसको डिटेक्ट करने की टेक्निक, ठीक है, डिवाइस। इसरो लॉन्चेज इंडियाज लार्जेस्ट LMV-3 रॉकेट विद 36 सैटेलाइट्स। ICMR अप्रूव RT-qPCR किट टू डिटेक्ट इन्फ्लुएंजा, सारस, CoV एंड RSV। IIT रुड़की साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल जिसका नाम है IIT R00693। मेगाट्रॉपिक्स, ठीक है, ये जो सक्सेसफुली जो है हमने इसको डीऑर्बिटेड किया है इसरो ने। बेटा टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज मॉडल लाला LLAMA। ICR develop wheat that can beat the heat. NASA's Curiosity rover finds the new evidence of ancient lake on Mars. इसरो नासा मेड निसार सैटेलाइट, ठीक है, वो लॉन्च की जाएगी सितंबर में इंडिया से। इंडियाज फर्स्ट जो सन मिशन है वो हम स्टार्ट करेंगे जून जुलाई में, ठीक है, जिसका नाम है आदित्य L1। इंडिया लॉन्च फर्स्ट इंडिया मेड नेजल वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस जिसका नाम है इनकोवैक, जो कि भारत बायोटेक ने बनाई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरोस इंडिया का अपना एक इंडिजीनियस बनाया है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि डेवलप किया है IIT मद्रास ने। स्टार्टअप ऑफ ISG ड्रोन डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन। इंडिया टू सेटअप फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन पुणे। IIT कानपुर डेवलप्स आर्टिफिशियल हार्ट टू हेल्प एक्यूट कार्डिक पेशेंट्स। जापान का फर्स्ट एवर लूनर मिशन मून मिशन लॉन्च जिसका नाम है हाकुटो R। PSLV टू लॉन्च पिक्सेल्स हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। जो ये पिक्सल है ना, ये एक तरह का क्या है, ये स्टार्टअप है, इंडिया का एक स्टार्टअप है, स्पेस स्टार्टअप, ठीक है, जिसका नाम है PSLV टू लॉन्च पिक्सेल्स हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट जिसका नाम है आनंद। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस फर्स्ट एवर प्राइवेट रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा जिसका नाम है विक्रम। चाइना सक्सेसफुली लॉन्चेस इट्स फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी जिसका नाम है काउफू 1। डार्ट मिशन क्या है, जो कि नासा का है, ठीक है। समंता क्रिस्टोफोरेटी फर्स्ट यूरोपियन वुमेन है जो कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को क्या करेगी, कमांड करेगी। चंद्रयान 2 फाइंड्स अबाउंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। निकोल मान फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन to astronaut in the space. OneWeb 36 satellite launched at Satish Dhawan Space Center ISRO. India's first lithium-ion cell factory inaugurated in Andhra Pradesh. IUAC developed India's first superconducting magnet system that is used in MRI. Dr. Jitendra Singh unveils India's first saline water lal train in Roshni जिसका नाम है रोशनी। PM मोदी अनवील्स वरुणा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन। अग्निकुल कॉस्मोस ओपन्स इंडियाज फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इन चेन्नई। नासा सक्सेसफुली लॉन्चेस कैपस्टोन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। IIT जोधपुर डेवलप्स इंडिजीनियस मेटल 3D प्रिंटर फॉर एरोस्पेस। अब कुछ और है लाइक PSLV, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसरो के मिशन है। PSLV C52 में हमारे पास 3 सैटेलाइट थे, रिसेट 1A US-04, इंस्पायर सेट एंड INS 2TD। और PSLV C53 में था सिंगापुर सैटेलाइट, स्कूब, न्यूसार एंड DSEO। PSLV C54 में इसरो ने नैनो सैटेलाइट थे 2 भूटान के, INS 2B, ठीक है। आनंद सैटेलाइट डेवलप बाय पिक्सल, ये भी था। थाईबोल्ट 2 सैटेलाइट्स थे, कौन से, ध्रुवा स्पेस के, जो कि एक स्टार्टअप है इंडिया का। अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 6 थे, ठीक है। 6 था। इज द थर्ड जनरेशन सैटेलाइट ऑफ ओशियनसैट सीरीज।
और 4X एस्ट्रोकैट्स थे स्विट्जरलैंड के। और PSLV C55 जो 1-2 दिन पहले ही ये लॉन्च हुआ है। टी लियोस 2 ए सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट से ये, एंड लूमेलाइट 4 ए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नैनो सैटेलाइट्स। अब SSLV भी हमने लॉन्च किया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी 7 अगस्त 2022 को। US-02 एंड आज़ादी सेट इसमें लॉन्च करना था जो कि फेल रहा था। SSLV सेकेंड फ्लाइट होती ES-07 इसमें था, और जेनस 1 था, और आज़ादी सेट 2 इसमें था। ये सक्सेसफुल हो गया था। GSAT-24 जो है एरियन 5 रॉकेट से छोड़ा गया फ्रेंच गुआना से। और जो ये GSAT-24 है ना, ये लीज पे दिया गया है टाटा DTH को। आर्चरी वर्ल्ड कप 2023, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन इन अंटाल्या। ठीक है, अंतल्या जो टर्की है वहाँ पे क्या हो रहा है, आर्चरी मतलब कि जो तीरंदाजी होता है उसका वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 का। उसमें इंडिया ने 4 मेडल जीते हैं। उसमें ज्योति सुरेखा वेनन वीमेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योति सुरेखा वेनन एंड ओजस प्रवीण देवताले उन्होंने कंपाउंड मिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंतनु दास, धीरज बोमा देवरा एंड तारुदीप राय ने भी क्या जीता है, मेंस रिक्योर टीम में सिल्वर। धीरज बोमा देवरा इंडिविजुअल रिक्योर में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फर्स्ट एवर वाटर सेंसस जो है वो हुआ है इंडिया में। फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस जो इंडिया में हुआ है। विच स्टेट टॉप्स द लिस्ट, दैट इज़ बी वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। वाटर बॉडीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है, और सबसे कम कहाँ पे है, सिक्किम में। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज वेस्ट बंगाल एंड लोएस्ट इन सिक्किम। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या दिया है, आपको पूरा का पूरा लिस्ट दिया है। लाइक वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है 7,47,480। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे उड़ीसा, असम, झारखंड, तमिलनाडु, और लास्ट पे है सिक्किम। ठीक है, और स्टेट यूटीज विद लीस्ट वाटर बॉडीज दैट इज सिक्किम सबसे 134 ही यहाँ पे, चंडीगढ़ में 188 है, दिल्ली में 893 है, अरुणाचल में 993 है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज लॉस्ट सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ है, उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में। वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, दैट इज़ D38। तो इंडिया का रैंक जो इस बार 38 रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, माल ढुलाई। जिस तरह से होता है ना, कंपनीज होती है, कंपनीज के बाद बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, तो माल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए क्या किया जाता है, ट्रक्स का यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लॉजिस्टिक। ठीक है, माल ढुलाई में एक जगह से दूसरे तक जहाँ तक ले जाने के लिए कितना पैसा लगा, ठीक है, वो पैसा कम से कम होना चाहिए। उसी के परफॉर्मेंस के बेस पे ये इंडेक्स जो है जारी किया गया है। 2018 में इंडिया का रैंक था 44th, ठीक है, और 2014 में था 54th, और अभी देखो अभी हमारा रैंक कितना हो गया, 38th हुआ है। 139 कंट्री की लिस्ट थी, उसमें हम 38th नंबर पे है 2023 में। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। पहले नंबर पे इसमें है सिंगापुर, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे कनाडा, पांचवें पे फ्रांस। ठीक है, Who wins London Marathon in second fastest time, that is C कैल्विन किपटूम। तो कैल्विन किपटूम जो है वो 23 साल के हैं, केनिया के एथलीट हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लंदन मैराथन, ठीक है, लंदन मैराथन में उन्होंने पहला स्थान जो है प्राप्त किया है। ठीक है, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। पहले नंबर पे कौन है, एल्यूड किपचोगे, ठीक है, जिनका रिकॉर्ड क्या है, जिनका रिकॉर्ड है 2 घंटे 1 मिनट एंड 5 सेकंड का। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया है, इनको गोल्ड मेडल मिला है, पहला रैंक मिला है। इनका जो टाइम था वो था 2 घंटे 1 मिनट एंड 25 सेकंड, मतलब कि ये 16 सेकंड से जो है वो रिकॉर्ड तोड़ने से पीछे रह गए। ठीक है, मतलब कि 16 सेकंड अगर इन्होंने और 16 सेकंड पहले अगर इन्होंने दौड़ ख़त्म कर दी होती तो ये पहले नंबर पे हो जाने थे, और इन्होंने क्या बनाना था, फास्टेस्ट टाइम जो है वो रिकॉर्ड कर देना था। ठीक है, जो ये लंदन मैराथन है ना, ये काफ़ी पुरानी एक मैराथन है जो पहली बार 1981 में हुई थी, और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पुट्स अप साइन बोर्ड डिस्क्राइबिंग डैश डैश एज द फर्स्ट इंडियन विलेज। तो फर्स्ट इंडियन विलेज जो है वो डिस्क्राइब किया गया है
किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा। कौन से विलेज को? दैट इज सी माना विलेज। तो ये माना विलेज कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड और चाइना के बॉर्डर पे हमारे पास माना विलेज है। तो उसको क्या बोला है? उसको फर्स्ट इंडियन विलेज बोला है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लगा है भारत का प्रथम गांव माणा। ठीक है, तो इसको क्या बोला करते थे? पहले इसको बोला करते थे लास्ट इंडियन विलेज, कि ले लास्ट गांव है इंडिया का। बट जो हमारे पास चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि माना हमारा पहला विलेज है कंट्री का। तो उसी के सपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या बोला है कि जो ये माना विलेज है उसको हमने फर्स्ट इंडियन विलेज का दर्जा देना है। तो इसी तरह से जितने भी हमारे पास बॉर्डर के पास में जो भी विलेजेस हैं उनको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इंडियन विलेज बोलेंगे, रेदर देन लास्ट इंडियन विलेज हम उसको नहीं बोलेंगे। तो एक प्रोग्राम है विभ्रांत विलेज प्रोग्राम, जो कि नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में चलाया जा रहा है। ठीक है, विभ्रांत विलेजेस का मतलब ये है कि जो बॉर्डर पे, ठीक है, आपको पता है हिमाचल का बॉर्डर है, ठीक है, उत्तराखंड का बॉर्डर है, सिक्किम का बॉर्डर है। तो ये सारा का सारा बॉर्डर, जम्मू कश्मीर का, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का, गुजरात का, तो ये जितना भी बॉर्डर वाला एरिया है ना, तो वहाँ पे एक विभ्रांत विलेजेस नाम का एक क्या है प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। क्यों स्टार्ट हुआ है? ताकि वहाँ के जो लोग, वहाँ पे जो लोग रहते हैं बॉर्डर्स पे, ठीक है, जो गांव रहते हैं, गांव है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन गांव में, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, जितने भी वहाँ पे लोग हैं उनको अच्छे से सुविधाएं देने के लिए जो है ये विभ्रांत विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। द प्रोग्राम एम्स टू डेवलप टोटल 2967 विलेजेस सिचुएटेड इन 46 ब्लॉक ऑफ 19 डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ऑपरेशन कावेरी लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम दैट इज बी सूडान। तो अभी सूडान में क्या हो रहा है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चला हुआ है। ठीक है, वहाँ की जो आर्मी है और पैरामिलिट्री जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है आरएसएफ, ठीक है, इनके बीच में ये आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या बननी है? एक न्यू सिविलियन गवर्नमेंट बननी है। ठीक है, आर्मी वाले बोलते हैं हम ये गवर्नमेंट बनाएंगे, और जो पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस बोलते हैं हम ये गवर्नमेंट बनाएगी। तो इसकी वजह से इनके बीच में क्लैश हो रहा है, जिसकी वजह से 410 से ज़्यादा, अभी तक 410 से ज़्यादा वहाँ के जो सिविलियन लोग हैं ना, उनकी डेथ हो गई है इनके क्लैश की वजह से। और वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी मौजूद है। वहाँ पे लगभग 4000 इंडियन जो है वो सूडान में है। उनको सूडान से वापस इंडिया लाने के लिए जो है वो कावेरी ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इसके लिए हमारे पास 2 C-130 एयरक्राफ्ट हमने भेजे हैं, और INS सुमेधा, ये दोनों आपने याद रखना है। 2 C-130 एयरक्राफ्ट और INS जो सुमेधा है उनको हमने भेजा है इवैक्यूएट करने के लिए इंडियंस को। कहाँ से? सूडान से। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो डाली है। ठीक है, सूडान के जो पड़ोसी देश है लाइक इजिप्ट है, ठीक है, एट्रिया है, इथोपिया है, साउथ सूडान है, चाड है एंड लीबिया है। ठीक है, पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो इन दैट इज डी कोची। ठीक है, इंडिया की जो पहली वाटर मेट्रो है ना वो है कोची, केरला में। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चली है? वो चली है कोलकाता में। ठीक है, वो पानी के नीचे टनल बना के, ठीक है, ये पानी है पानी के नीचे टनल बना के जो है वो मेट्रो चली है। बट ये जो मेट्रो है ये इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो है, मतलब कि ये पानी के ऊपर इस तरह का मेट्रो दौड़ेगी। ठीक है, इस तरह की बोट है, बोट को एक शक्ल दी गई है मेट्रो की, और इस तरह से ये चल रही है कहाँ पे? कोची में। तो इसको जो है इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स हैं जो कि डेवलप की गई है किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग फंडेड बाय केरला गवर्नमेंट एंड जर्मन कंपनी KfW। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपने याद रखने हैं। और फर्स्ट फेज जो है वो केरला वाटर मेट्रो का कहाँ से लॉन्च हुआ है? हाई कोर्ट, वाइपिन एंड वाइटिला ककनाड टर्मिनल से तक ये जाएगी। ठीक है, द कोची वन ऐप, जो कोची वन ऐप है ना, उसी में हम इसको डिजिटली इसके टिकट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं, और ये काफ़ी सस्ती मेट्रो भी है।
खोंगजोंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दैट इज सी 23 अप्रैल। सो 23 अप्रैल को खोंगजोंग डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, एंग्लो एंग्लो मणिपुरी वॉर जो 1891 में, एंग्लो मतलब कि अंग्रेज़ों के बीच में, ठीक है, इंग्लिश ब्रिटिशर्स के बीच में, और मणिपुरी जो वहाँ के राजा थे उनके बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, जो उसमें बहुत सारे सोल्जर्स थे वो शहीद हुए, उनकी याद में जो है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है खोंगजोंग डे। ठीक है, द इवेंट जो तो ये खोंगजोंग डे है, सेलिब्रेट किया गया, इसमें एक इवेंट भी रखा गया। तो ये इवेंट कहाँ पे हुआ? खेबा चिंग जो खोंगजोंग में है, थाउबल डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में, वहाँ पे ये मनाया गया। मतलब कि जो सेक्रीफाइस किए गए हुए थे इसमें बहुत सारे सोल्जर्स, ठीक है, उनकी याद में जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, एंग्लो मणिपुरी वॉर, ठीक है, एंग्लो मणिपुरी वॉर जब हुआ था 1891 में, उसके बाद क्या हुआ था, मणिपुर आ गया था ब्रिटिश के कंट्रोल में। अबाउट मणिपुर फॉर्मेशन एज ए स्टेट इन 1972, कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इसकी इम्फाल है, डिस्ट्रिक्ट इसकी 16 है, गवर्नर है अनसुईया उइके, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी से है, लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम है मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली और इसमें 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और यहाँ पे लोकसभा की 2 सीटें हैं। अब कुछ करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू मणिपुर, कब से, जनवरी 2022 से लेके अब तक। ठीक है, 18th कच्चाई लेमन फेस्टिवल जो है वो कंक्लूड हुआ मणिपुर 2022 में। 50th स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय। ठीक है, त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय जो है एक ही डेट को बने हैं, 21 जनवरी 2022 को इन्होंने 50th स्टेटहुड डे मनाया। 51st इन्होंने 2023 को मनाया, 51st स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय। ठीक है, 165 फीट इंडियन नेशनल फ्लैग जो हाईएस्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? इंडियन नेशनल आर्मी का जो हेडक्वार्टर है मोइरंग मणिपुर में। 4th एडिशन ऑफ शिरुई लिली फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? 25 मई 2022 को मणिपुर में। 50th मणिपुर शुमांग लीला फेस्टिवल बिगिन एट लबोया शुमांग लीला संगलेल इम्फाल। ठीक है, ये 2022 की न्यूज़ है। मणिपुर की जो सीएम है एन बीरेन सिंह ऑन 19 सितंबर 2022 लॉन्च अ पोर्टल जिसका नाम है सीएम द हेसी। सीएम द हेसी का मतलब है इन्फॉर्म टू सीएम। अगर किसी की तरह की कोई कंप्लेंट करनी हो, किसी की तरह का कोई ग्रीवेंस करना हो, किसी भी तरह की कोई किसी के बारे में कंप्लेंट हो, तो हम कहाँ पे जा सकते हैं? सीएम द हेसी पोर्टल के ऊपर जा सकते हैं और डायरेक्टली हम सीएम जो सीएम है, सीएम एन बीरेन सिंह, उनको हम डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं। मणिपुर कैबिनेट ऑन 20 सितंबर 2022 डिसाइडेड टू लीगलाइज द ब्रीविंग ऑफ लिकर इन द स्टेट। अब फर्स्ट एवर 3-day फ्लोटिंग फोटो एग्जीबिशन वार ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन रीजनल ऑफिस, कहाँ पे? इम्फाल मणिपुर में। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे टूरिज्म के जी कृष्ण रेड्डी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2022 कहाँ पे? संगाई एथनिक पार्क मोइरंग खोनू, कहाँ पे? बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन 6 जनवरी 2023 को इन्होंने अनवेल किया 120 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ पोलो प्लेयर राइडिंग। ठीक है, कहाँ पे? मजीरंग पोलो कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, और ये हाईएस्ट मोनूमेंट है नॉर्थ ईस्ट का। और क्यों ये इंस्टॉल किया गया? क्योंकि पोलो जो गेम है ना, उसको मानते हैं कि इसका जो बर्थ प्लेस है वो है मणिपुर। So Manipur hosts G20 Dialogue Forum for the Global Business Community. Ansuiya sworn as the 18th Governor of Manipur. 5-day Yoshang Festival begins in Manipur. And Khongjong Day कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। कहाँ पे? मणिपुर में। और फेस्टिवल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल्स मणिपुर के, लाइक योशांग, लाई हरोबा वेरी इंपॉर्टेंट, कांग फेस्टिवल, हेरुकू, हिंडोंगबा, कुट फेस्टिवल। ठीक है, मणिपुर संगाई फेस्टिवल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। निंगोल चकुबा, चुम्पा फेस्टिवल, लुई नगाइली, ठीक है, गैंग नगाई,
शुमांग लीला फेस्टिवल, शिरुई लिली फेस्टिवल वेरी इंपॉर्टेंट, कच्चाई लेमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड चरई रोबा फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। अब मणिपुर में नेशनल पार्क हमारे पास एक ही नेशनल पार्क है, काबू लमजाओ नेशनल पार्क, और ये एकमात्र पूरे के पूरे वर्ल्ड का ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और ये किस रिवर के ऊपर है, ये सॉरी किस लेक के ऊपर है, ये है लोकटक लेक के ऊपर, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है। तो मणिपुर कहाँ पे है, यहाँ पे देखो आप मणिपुर है, ठीक है। ये जो एरिया है ना ये मणिपुर का है, यहाँ पे इसकी कैपिटल सिटी है, ठीक है। एंड ये किसके साथ बॉर्डर बनाता है, म्यांमार, इंटरनेशनल बॉर्डर ये म्यांमार के साथ बनाता है। PM Modi to lay फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क इन दैट इज बी केरला। सो केरला में इंडिया का फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। ये कंट्री का पहला डिजिटल पार्क होगा। 1500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो कि तिरुवनंतपुरम में बनेगा। कहाँ पे, केरला की जो कैपिटल है कि तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे ये बनेगा। तो डिजिटल साइंस पार्क का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे फोकस किया जाएगा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जो आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी चली हुई है ना, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट, ताकि हमारा जो देश है डिजिटल टेक्नोलॉजी में आगे चला जाए, काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो, इसके लिए जो है ये डिजिटल साइंस पार्क बनाया जा रहा है। तो डिजिटल साइंस पार्क विल फैसिलिटेट, किस किस के लिए लाभदायक होगा, इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजनेस यूनिट्स के लिए, ठीक है। जो स्टार्टअप करने वाले हैं ना टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, उनके लिए वहाँ पे काफ़ी मदद होगी, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी होगा। वहाँ पे ऐसे ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स या ऐसे ऐसे लोग होंगे जिनको इन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है। तो स्टार्टअप्स करने वालों को, बिजनेस करने वालों को और इंडस्ट्री में काम करने वालों को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। कौन कौन सी डोमेन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में, रोबोटिक्स की डोमेन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्ट हार्डवेयर की फील्ड में, और सस्टेनेबल एंड स्मार्ट मटेरियल की फील्ड में। तो इस तरह का ये डिजिटल पार्क होगा, ठीक है। जो यूके बेस्ड सेमीकंडक्टर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंपनी है ना, ARM, ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट किया है डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला के साथ ऑन एकेडमिक रिसर्च एंड स्टार्टअप रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ द एज ए पार्ट ऑफ दिस सेंटर। तो कौन इसमें हेल्प करेगा, यूके बेस्ड सेमीकंडक्टर एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंपनी ARM भी इसमें हेल्प करेगी इंडिया की। तो ये इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क है जो कि कहाँ पे खुल रहा है, तिरुवनंतपुरम केरला में। वो विन सेकेंड कंसेक्यूटिव बार्सिलोना टाइटल। तो बार्सिलोना टाइटल जो है ये टेनिस का टूर्नामेंट हुआ करता है, ठीक है। ये किसने जीता है, लगातार दूसरी बार ये कार्लोस अल्कराज जी ने जीता है। जो कार्लोस अल्कराज है ये स्पेन के हैं। इन्होंने किसको हराया है, स्टेफानोस सिटसिपास को इन्होंने स्ट्रेट सेट में हराया है, ठीक है। अल्कराज ने ये थर्ड ट्रॉफी जीती है 2023 में एंड 9th ऑफ हिज कैरियर आफ्टर विक्टोरियस बेनुअस एरीज एंड इंडियन वेल्स। अब हमारे पास 4 इवेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसमें 4 इवेंट्स मेन होते हैं ग्रैंड स्लैम में, लाइक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड US ओपन, ठीक है। सबसे पहले जो साल का जो सबसे पहला होता ना वो था ऑस्ट्रेलियन ओपन। वो अभी अभी कब हुआ है, 2023 में, 8 से 29 जनवरी 2023 को हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, मेलबर्न में। सबसे पहले ये 1905 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस चारों में से सबसे ओल्डेस्ट है विंबलडन जो कि लंदन में होता है, ठीक है। उसके बाद है US ओपन जो कि न्यूयॉर्क सिटी में होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन जो कि 1891 में पेरिस में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मेलबर्न में होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इस बार का किसने जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का, याद रखना ये 2023 का है, ये अभी 2023 में हुए नहीं है, ये 2022 में हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ये 2022 के यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। तो 2023 में जीता है नोवाक जोकोविच जी ने, ठीक है। और वीमेंस में किसने जीता है, अरियाना सबालेंका ने ये जीता है वीमेन में, ठीक है। और 2022 का, ठीक है, फ्रेंच ओपन 2022 का जीता है राफेल नडाल में, और वीमेन में जीता है इगो स्विएटेक ने, ठीक है। विंबलडन किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने 2022 का, ठीक है। एलिना रेबिकाना ने क्या जीता है, विंबलडन जीता है, ठीक है, 2022 का। अब US ओपन किसने जीता है, US ओपन इन्हीं ने जीता है, कार्लोस अल्कराज जी ने, और इगा स्विएटेक ने क्या जीता है इसमें, US ओपन 2022 वीमेन में, ठीक है। तो आपने ये है या आपने याद रखने, ये 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं। इसी में से आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना टेनिस से वो इसी में से आ जाते हैं, जो ये ग्रैंड स्लैम्स हैं।
व्हाट अमाउंट हैज़ बीन अलॉटेड टू द नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन इंडिया में हो रहा है, जिसके लिए कितना पैसा खर्च कर रही है सरकार, दैट इज RS 6000 करोड़। ठीक है, द नेशनल क्वांटम मिशन वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन का ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च करनी है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। सो क्वांटम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए जो है ये स्कीम चलाई जा रही है, ये मिशन चलाया जा रहा है, नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, क्वांटम का मतलब क्या होता है? एक तरह का फोटोन होता है, फोटोन मतलब कि लाइट होता है। ठीक है, तो हमने स्पीड, किसी भी चीज़ की हमने स्पीड इतनी ज़्यादा कर देनी है, इस क्वांटम से यही होगा कि हमने स्पीड बनानी है अपनी कंप्यूटर्स की, सुपर कंप्यूटर बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल फास्ट हो, बहुत ज़्यादा फास्ट हो। ठीक है, तो इस तरह की एक क्वांटम टेक्नोलॉजी है, हमने इसको इंक्रीज़ करना है। इसके लिए हमारे पास 6000 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं, किसके द्वारा? यूनियन कैबिनेट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा। विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर सफिशिएंट पंचायत, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत एंड हेल्दी पंचायत, दैट इज सी दिल्ली। Which state passed a bill to provide reservation in state government jobs from 60% to 77%? तो झारखंड ने क्या किया है? पहले इनके पास टोटल जो रिजर्वेशन होती थी ना, सारी रिजर्वेशन मिला के SC ST OBC और EWS को मिला के वो होती थी 60%। अब इन्होंने क्या किया है, ये बोल रहे हैं कि हम इसको इंक्रीज़ करेंगे 77% तक। ठीक है, किस में? जॉब में, जो गवर्नमेंट की जॉब होगी ना उसमें हम जो रिजर्वेशन है वो 60% से बढ़ा के 77% करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2022, जो कि प्रपोज किया गया झारखंड में, जिसमें 60% हुआ करता था। अब जो इन्होंने प्रपोजल दिया है अभी कि हमने 77% जो है वो क्या करनी है, रिजर्वेशन देनी है लोगों को इन गवर्नमेंट जॉब्स, जिसमें इंक्लूड होंगे SC ST OBC कम्युनिटी एंड EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले लोग। और झारखंड के जो गवर्नर है रिसर्च से उन्होंने क्या किया है, जो इनकी असेंबली है ना, असेंबली में तो ये बिल पास हो गया, उसके बाद चला गया गवर्नर के पास, बट गवर्नर ने ये बिल जो है वापस भेज दिया है कहाँ को? असेंबली को। ठीक है, जैसे इन्होंने असेंबली को ये वापस भेज दिया है कि इसमें कुछ एक त्रुटियां हैं, कुछ एक इसमें अभी भी फ्लॉज हैं, उनको एक बार फिर से रिव्यू किया जाए। ठीक है, PM विल इनॉग्रेट द 6th एडिशन ऑफ किसका? एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 एट दैट इज सी दिल्ली। तो दिल्ली में क्या किया है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने 6th एडिशन जो है वो किसका लॉन्च किया है? एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि हमने सभी के सभी जो लोग हैं पूरे के पूरे इंडिया हैं उनको हमने एक तरह का एडवांटेज देना है हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर की ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने सुविधा देनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हेल्दी रहें। तो ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एंड विल बी अटेंडेड बाय द डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि इसके मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो दिस प्रोग्राम इज इन द लाइन विद द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इंडिया क्या है? प्रेसिडेंट है इस बार 2023 में, G20 का प्रेसिडेंट है। जितनी भी G20 की मीटिंग्स हो रही है ना 2023 में, वो सारी की सारी कहाँ पे हो रही है? इंडिया में हो रही है। तो इसकी एक थीम है वन अर्थ, की एक अर्थ और वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली क्या है, यहाँ पे ये एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया वन अर्थ वन हेल्थ इनिशिएटिव के थ्रू, जिसका नाम था एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 प्रोग्राम। मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको क्या मिलना चाहिए? हेल्थ केयर का एडवांटेज मिलना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द एसोसिएशन विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर of Commerce and Industry, that is FICCI, co-branded the 6th edition of One Earth One Health Advantage Healthcare India 2023। तो इसका एम मैंने आपको बता दिया कि इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया को हमने ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक है, और मेडिकल की जो चीज़ें हैं, जो दवाइयाँ वगैरह हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, उसको क्या करना है? एक्सपोर्ट करना है। हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनको भी करना है। तो मतलब कि पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो लोगों की हेल्थ के ऊपर है।
ठीक है, इस एडिशन का इस स्कीम का मतलब, ठीक है, एडवांटेज हेल्थ केयर ऑफ इंडिया जो एडिशन है 6th एडिशन, इसका यही मतलब था कि हेल्थ को हमने ज़्यादा से ज़्यादा सुधारना है। डैश डैश टू इंट्रोड्यूस गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी दैट इज डी जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे में हो क्या रहा है, जिम्बाब्वे में ना जो जिम्बाब्वे की करेंसी है, ठीक है, उनकी वैल्यू जो है बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, जिम्बाब्वियन जो डॉलर है उसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से उनकी जो वैल्यू है जिम्बाब्वियन डॉलर, उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या करने के लिए, उसको कांस्टेंट रखने के लिए उन्होंने क्या किया है, इन्होंने गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च की है। मतलब कि इन्होंने इस तरह की एक डिजिटल करेंसी बनाई है जिसका बैकअप है गोल्ड, मतलब कि गोल्ड के बेस पे इन्होंने डिजिटल करेंसी बनाई है। ठीक है, अभी आप देखो गोल्ड का प्राइस क्या होता है, गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट स्टेबल जैसा ही रहता है, इतना ज़्यादा हाई या फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसी के ऊपर इन्होंने डिजिटल करेंसी बना दी। तो इसका मतलब क्या है, इनकी जो ये गोल्ड बेस्ड डिजिटल करेंसी है ना, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी और ये क्या कर सकते हैं, अपनी इकॉनमी को एक स्टेबल मोड पे लेके आ सकते हैं। तो गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी जो है किसने लॉन्च की है, जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। लोकेशन कहाँ है जिम्बाब्वे की, आपको पता ही है, ये लैंडलॉक कंट्री है सदर्न अफ्रीका में। इसकी कैपिटल सिटी है हरारे। ठीक है, पॉपुलेशन इसकी है हमारे पास 15.2 मिलियन। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, शोना है, नडेबेले है। ठीक है, करेंसी इनकी जिम्बाब्वियन डॉलर है। एंड प्रेसिडेंट इनके कौन है, एमरसन मनांगग्वा। IIT मद्रास टू सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन दैट इज डी तंजानिया। तो IIT जो मद्रास है वो अपना फर्स्ट इंटरनेशनल जो कैंपस है वो तंजानिया में स्थापित करने वाला है। ठीक है, द न्यू कैंपस विल बी लोकेटेड इन जांजीबार एंड मार्क्स IIT मद्रास फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। मतलब कि इंडिया से बाहर भी इनका अपना एक कैंपस होगा IIT मद्रास का। कहाँ पे, तंजानिया में। वी कामाकोटी क्या है, जो कि IIT मद्रास के क्या है, ये डायरेक्टर है। इन्होंने ये अनाउंसमेंट की कब, IIT मद्रास का जो 64th इंस्टीट्यूट था उस दिन। ठीक है, ए टीम ऑफ 5 IIT मद्रास प्रोफेसर्स वो विजिट किया था उन्होंने तंजानिया को, कब, फरवरी में। और उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे डिस्कशन की थी कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, कहाँ पे इसको सेटअप करेंगे। तो यही फैसला लिया गया कि जो जंजीबार एरिया है, कहाँ का, तंजानिया का, वहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। ये फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस होगा IIT मद्रास का इन तंजानिया। Which company to launch biodiesel project in अयोध्या soon? That is D नहीं है इसका, B है। ठीक है, B दैट इज वीटो। तो वीटो एक कौन सी है, बेल्जियम बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है वीटो। ये क्या करेगी, अयोध्या सिटी है, ठीक है, वहाँ पे 2 साल का एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। किसके ऊपर, बायोडीजल फ्रॉम वेस्ट। जो वेस्ट मटेरियल है ना उसको ये कन्वर्ट करेंगे बायोडीजल में। ठीक है, तो इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि हमने क्लीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमने इस तरह का फ्यूल बनाना है। मतलब कि जितना भी वेस्ट है उसको हमने डिकम्पोज करके क्या बनाना है, उसका बायोडीजल बनाना है, ताकि हम इसको यूटिलाइजेशन कर सकें अपने डिफरेंट कामों के लिए। तो ये वीटो कंपनी है बेल्जियम की, जो कि बायोडीजल प्रोजेक्ट लॉन्च करी है अयोध्या में। 11th जो हाई लेवल मीटिंग है बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड कोरियन कोस्ट गार्ड हेल्ड एट दैट इज सी दिल्ली। तो दिल्ली में क्या हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड और जो कोरियन कोस्ट गार्ड है वो आपस में मिले। ठीक है, उनके बीच में बहुत सारे एक्सचेंजेस हुए, काफ़ी ज़्यादा MOU इसमें एक्सचेंज हुए। ठीक है, MOU टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक दूसरे के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे के साथ ये जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, ताकि ये बाहर से आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जितने भी अटैक्स होते हैं, उनसे क्या कर सके, अपने देश को बचा सके। ये 7 मेंबर जो डेलीगेशन है कोरिया कोस्ट गार्ड का वो भी आया था, और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डेलीगेशन है वो दोनों मिले कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और ये 11th हाई लेवल की मीटिंग थी। ठीक है, अबाउट साउथ कोरिया के बारे में जानते हैं। साउथ कोरिया इज ए कंट्री लोकेटेड इन ईस्ट एशिया नोन एज लैंड ऑफ क्वाइट मॉर्निंग्स। ठीक है, द पेनिसुला वाज डिवाइडेड इन कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया
एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज साउथ कोरिया। ठीक है, मतलब कि जो ये पूरा का पूरा एरिया है ना, ये ऊपर वाला एरिया है नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला क्या है साउथ कोरिया है। कब ये अलग अलग हुए? पहले ये एक ही हुआ करता था, ये अलग हुए 1953 में जो कोरियन वॉर हुआ उस टाइम। ठीक है, तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया है एंड द मेजर ग्लोबल सिटी है पूरे की पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, मार्शल आर्ट्स टेक वोंडो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोरिया और यहाँ के प्रेसिडेंट है यून सुक योल, मैंने आपको पढ़ाया भी था। करेंसी इसकी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। 20th एनिवर्सरी ऑफ स्वागत इनिशिएटिव। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वागत? ठीक है, स्वागत की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, जो लोग हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग हैं, जैसे गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की ये स्कीम है, मतलब कि इस स्टेट के जितने भी लोग हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, मोबाइल का यूज़ करेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उसके थ्रू एक एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अगर उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उस एप्लीकेशन के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपनी अटेंशन अपने ग्रीवेंसेस जो है वो जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जो है लेके आ सकते हैं, ताकि इन ऑफिसर्स का अटेंशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर पड़े। तो ये जो स्कीम है स्वागत स्कीम, ये गुजरात की स्कीम है। ठीक है, तो 20 साल हो गए हैं इस स्कीम को, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने 2002 के आसपास शायद 2003 के आसपास इन्होंने इसको लॉन्च किया था। कहाँ पे? गुजरात में, ताकि जो कॉमन पीपल है गुजरात के वो क्या कर सके, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार को बता सके, चीफ मिनिस्टर को बता सके। स्वागत इनिशिएटिव था, इसकी 20वीं एनिवर्सरी थी, क्योंकि अप्रैल 2003 में स्टार्ट हुआ था। आजकल क्या है अप्रैल 2023 है, तो 20वीं एनिवर्सरी थी। इसका जो इनॉग्रेशन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? पूरी की पूरी स्टेट का एक स्वागत पोर्टल है, डिस्ट्रिक्ट का एक स्वागत है, ठीक है, तालुका का भी एक स्वागत है और ग्राम का भी एक स्वागत है। Stolen Chola period idol of dash dash recovered handed over to idol wing Tamil Nadu, that is a लॉर्ड हनुमाना। ठीक है, तो चोला डायनेस्टी के टाइम जो स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड हनुमाना, जो लॉर्ड हनुमाना का जो स्कल्पचर था वो कहाँ से चुराया गया था? विष्णु टेम्पल जो श्री व्रतराजा पेरुमल पोतावली वेलूर एलूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, वहाँ से इनको चुराया गया था। और ये जो मूर्ति है ये कहाँ की थी? ये चोला पीरियड की थी, 14th-15th सेंचुरी की। ठीक है, इट वाज डॉक्यूमेंटेड बाय फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी इन 1961 एंड द स्कल्पचर वाज हैंडेड ओवर टू द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अब इंडिया वालों ने इसको किसको दे दिया है? जो तमिलनाडु का जो हैंडेड ओवर टू द आइडल विंग दैट इज तमिलनाडु एज केस ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 18 अप्रैल 2023। तो अपनी जगह पे वापस जो है लॉर्ड हनुमाना की जो मूर्ति है वो वापस आ गई है। ठीक है, इसको जो है किसी ने चुरा लिया था, अब इसको क्या कर लिया है? रिकवर कर लिया है और इसको तमिलनाडु में रखा गया है। ये लॉर्ड हनुमाना की मूर्ति है। और अब तक 2014 से अब तक जो है 251 इसी तरह के एंटिक्स जो इंडिया से चुराए गए थे या कहीं बाहर लेके गए थे ब्रिटिशर्स, उसमें से 238, ठीक है, 251 में से 238 एंटिक्स को हम इंडिया में वापस ले आ चुके हैं। इंडिया रैंक्स 4th इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इट इज ए रिपोर्ट ऑफ सिप्री। ठीक है, सिप्री क्या है? सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किस तरह का इंस्टीट्यूट है? ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर नज़र रखता है कि कौन कितने ज़्यादा वेपन्स खरीद रहा है। तो इनकी एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री के ऊपर खर्चा करता है ना, उसमें पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट, सबसे ज़्यादा खर्चा यूनाइटेड स्टेट करता है। ठीक है, दूसरा चाइना, तीसरा पिछले साल यहाँ पे इंडिया था। ठीक है, अब कौन है? तीसरा रशिया, इंडिया से आगे निकल गया है। चौथे नंबर पे इंडिया है, पांचवें नंबर पे सऊदी अरेबिया है। पैरामीटर ऑफ रैंकिंग यही है, बजटरी, कितना बजट जो है स्पेंड करते हैं हम डिफेंस के ऊपर। इंडिया का रैंक 4th है, पिछले साल इनका रैंक 3rd था। ठीक है, बट अब रशिया ने अपनी एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसकी वजह से हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, जो ग्लोबल पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितना मिलिट्री के ऊपर खर्च होता है ना वो है
कितना, 2240 बिलियन डॉलर, जो कि बड़ा है। 2022 में जो 2022 से वो 3.7% ज़्यादा हो गया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया, ये तीन सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्रीज़ हैं। ये अपनी, ठीक है, ये 50% ऑफ द टोटल, मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सपोज कर लो कि 100% है, ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उसमें से जो 56% है ना, वो यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रशिया, ये तीनों कंट्री जो है अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डेवलप्ड एज द सेकेंड होम फॉर द चीता। अभी आपको पता है कि जो हमने चीता लेके आए थे अफ्रीका से, ठीक है, उनको कहाँ पे रखा गया था, कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी कुछ एक टाइम के बाद। ठीक है, तो ये इनके लिए छोटा पड़ सकता है। तो इसीलिए जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, उन्होंने क्या बोला है, जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको बनाया जाएगा दूसरा घर चीतों के लिए अगले 6 महीनों में, दैट इज़ डी गांधी सागर। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बनाया जाएगा, सेकंड होम फॉर चीता बनाया जाएगा। अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानते हैं। ये कहाँ पे, ये नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और कि कहाँ पे आता है ये, मांडसौर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, नियर राजस्थान बॉर्डर पे। ठीक है, और ये इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1974 में। और जो ये गांधी सागर सेंचुरी है ना, उसके बीचों बीच में से एक नदी बहती है, उसका नाम है चंबल रिवर। ठीक है, जो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ मैनी प्लेसेस, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे है, लाइक चौरा सिंहगढ़, ठीक है, चतुर्भुजनाथ टेम्पल, ठीक है, बाकाजी रॉक पेंटिंग्स यहाँ पे है, नरसिंहजार, हिंगला जगड़ फोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, कारकेश्वर टेम्पल यहाँ पे है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आपने याद रखना है, गांधी सागर दूसरा, पहले कुनो नेशनल पार्क में है हमारे पास टाइगर्स, और दूसरे कहाँ पे होंगे अब, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब मध्य प्रदेश के जो करंट अफेयर्स है पिछले जनवरी 2022 से लेके अब तक, उनको मैं बारी बारी से यहाँ पे रिपीट करूँगा। लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डेवलप्ड एज ए सेकेंड होम फॉर चीता, दैट इज गांधी सागर। इंडियाज फॉर जियोलॉजिकल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबलपुर मध्य प्रदेश। एमपी गवर्नमेंट टू कैरी आउट ऑर्गेनिक फार्मिंग अलोंग नर्मदा रिवर। होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद नगर, इसका नाम रखा है, क्या रखा है, नर्मदापुरम। शिवपुरी का नाम क्या रखा है, कुंडेश्वर धाम। और बाबाई का नाम क्या रखा है, माखन नगर। इंदौर सेंट्रल जेल गेट्स इट्स ओन एफएम रेडियो चैनल, जिसका नाम है जेलवानी। लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, जो साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट है, वो बन रहा है इंदौर मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा ऑरेंजेस, ठीक है, गेट न्यू आइडेंटिटी, इनका नाम रखा गया है सतपुड़ा। सेकंड फेज ऑफ सुपोषित माँ अभियान, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया 17 मई 2022 को। अल्टसोम, ठीक है, अल्टसोम जो कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, उनको जो है ठेका मिला है किस चीज़ का, एमपी मध्य प्रदेश की जो मेट्रो रेल लाइन है उसको बनाने का। बुरहानपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट हर घर जल जो सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट है वो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे बन रहा है, मध्य प्रदेश के खांडवा में। मांडला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड 20 बुद्धिस्ट केव इन मध्य प्रदेश इन बांधवगढ़। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022 में क्या हुआ, इंदौर को एडजस्ट किया गया क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया 6th टाइम इन अ रो। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड फेज 1 ऑफ महाकाल लोक प्रोजेक्ट। जो महाकाल लोक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और कहाँ पे हो रहा है ये, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में जो शिव का मंदिर है वहाँ पे हो रहा है। अमित शाह लॉन्चेस फर्स्ट हिंदी वर्जन ऑफ एमबीबीएस कोर्स इन भोपाल मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश की जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, अक्टूबर 2022 को उन्होंने अप्रूव किया है एक न्यू टाइगर रिजर्व, दैट इज पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 टू बी हेल्ड इन मध्य प्रदेश, मतलब कि ये मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, 2 नवंबर 2022 को उन्होंने लॉन्च किया है लाडली लक्ष्मी योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है, दूसरी लाडली बहना योजना वो भी किस कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है, जिसके अकॉर्डिंगली 1000 रुपये पर मंथ जो है दिया जाएगा वीमेन को। मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, विल बी वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक वहाँ पे बनाई जाएगी।
कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम ओपन इन द पब्लिक इन इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेज चीफ मिनिस्टर रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। अब एमपी गवर्नमेंट रीनेम्स भोपाल इस्लाम नगर। ठीक है, भोपाल के इस्लाम नगर को क्या नाम रखा गया? जगदीशपुर। इंदौर बिकम द फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च द ग्रीन बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? इंदौर में। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पासिस न्यू लिकर पॉलिसी। 49th जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रेजेंट्स ग्रीन बजट ऑफ 3,14,025 करोड़। थर्ड जो दिव्या कला मेला है वो उसको इनैगोरेट किया गया भोपाल मध्य प्रदेश में। MP गोट्स पंच तीर्थ रिलेटेड टू द डॉक्टर अम्बेडकर्स लाइफ, दैट इज मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। ठीक है, उसके अंतर्गत वन विहार जो नेशनल पार्क है उसको भोपाल बैन्स सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद जो नेशनल पार्क्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक टेक्निक है इनको याद रखने की। मध्य प्रदेश के जो पार्क्स हैं, लाइक हम इस तरह से याद करेंगे। कान्हा, माधव और संजय दोस्ती के बंधन में बंधकर डायनासोर देखने गए। वहाँ पे 5-7 लोग और भी थे और वो पान वान खा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो ये कूनो नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, डायनासोर फोसिल्स नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क एंड वन विहार नेशनल पार्क एंड लास्ट इज कान्हा नेशनल पार्क। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। अब यहाँ के फेस्टिवल्स क्या है? लोकरंग फेस्टिवल, मांडू उत्सव, भोज समारोह, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, मालवा उत्सव, खजुराहो फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल भी है ये, भगोरिया हाट फेस्टिवल भी है, उज्जैन कुंभ मेला भी होता है, नागाजी फेयर, तानसेन समारोह भी यहाँ पे होता है, पंचमढ़ी का उत्सव भी यहीं पे होता है। अब यहाँ की डांस क्या है? गौर डांस, मौर्या डांस, कर्मा, भागोरिया, बरेड़ी, अहिराई, नवराटा, बधाई एंड मटकी, ये सारे के सारे के यहाँ के फेमस डांसेस हैं। अभी आपकी कैपिटल कहाँ पे है? भोपाल में। और यहाँ की नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 51। ये कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। स्टेट बाउंड्रीज किस किस के साथ मिलती है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात। रिवर्स कौन कौन सी यहाँ पे? नर्मदा, तापी, बेटवा, सन, चंबल, शिप्रा, केन, पेंच, वान गंगा एंड वर्धा। इसके अलावा और भी छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पे हैं, बट ये मेन रिवर्स हैं। यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल जी। Who wins global award for CSR work, that is a PGCIL। So PGCIL जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको क्या मिला है? इनको ग्लोब अवार्ड जो है वो मिला है अपने CSR वर्क के लिए। CSR का वर्क मतलब कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है ना उड़ीसा में, यहाँ के लोगों के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प की, रूरल लिवलीहुड को ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए काम किया, वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए काम किया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड बेटर जो फसलों का मैनेजमेंट है उसका टेक्निक उनको सिखाई। तो इसी काम के लिए इनको गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो है मिला है। कहाँ पे? ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 की जो सेरेमनी है वहाँ पे मिला है, जो कहाँ पे हुआ था? मियामी USA में हुआ है। दैट इज पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। विच कंट्री टू होस्ट थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट? तो आपको पता है क्वाड एक ग्रुप है 4 कंट्रीज़ का, ठीक है, जिसमें इंडिया है, ठीक है, और जापान है, ऑस्ट्रेलिया है एंड USA है। ठीक है, तो ये क्वाड है। क्वाड मतलब कि 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। ये क्यों बनाया गया है? ये इसीलिए बनाया गया है जो पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक एरिया है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका के बीच वाला जो एरिया है उसको पैसिफिक एरिया बोलते हैं। यहाँ पे हमने कोविड-19 की वैक्सीन की डिलीवरी करनी है। क्लाइमेट चेंज का हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने यहाँ पे एक्शन लेना है। क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे बढ़ावा देना है। और यहाँ पे जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है
सिक्योरिटी की, चाइना को टैकल करने के लिए ये बनाया गया है। मतलब कि सिक्योरिटी अपना जो पैसिफिक एरिया है उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से सिक्योर रखना है, इसी के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। और ये ग्रुप बनाया गया था 2007 में, बट 2017 तक, ठीक है, 2017 तक इसमें कोई भी ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, इसमें कोई सबमिट नहीं हुई थी। 2017 के बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें काम होना जो वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो थर्ड मीटिंग हो रही है ना, वो इन पर्सन, मतलब कि सब जाएंगे, ठीक है। ये इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, फूमिया काशिदो जाएंगे, जापान के प्राइम मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से जो बाइडन वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। कहाँ पे जाएंगे ये सारे के सारे? ये जाएंगे एंथनी अल्बनीज के पास, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहाँ पे ये समिट होगी, क्वाड की समिट। कहाँ पे? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 24 मई को। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक सॉवरेन कंट्री है साउदर्न हेमिस्फीयर में एंड जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता ही है, ठीक है। और इसकी कैपिटल है कैनबरा, और यहाँ पे गवर्नमेंट अभी भी है फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अभी भी ये किंग किसको मानते हैं? ये किंग मानते हैं चार्ल्स III को, ठीक है, जो कि इंग्लैंड का राजा है, उनको ही ये किंग मानते हैं अभी तक। तभी इसकी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। गवर्नर जनरल है अभी भी इनका डेविड हर्ले, और प्राइम मिनिस्टर इनका है एंथनी एल्बनीज। Who gets 1959 रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन पर्सन आफ्टर 64 ऑफ ईयर्स। तो 64 साल पहले 1959 को रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो मिलना था तेंजिंग ग्यात्सो जी को, जो कि कौन है? दलाई लामा है, ठीक है, दलाई लामा है, इनको ये अवार्ड मिलना था। बट इनको ये अवार्ड कब मिला है? 64 साल के बाद आज इनको ये अवार्ड मिला है 2023 में। और इसको रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है इसको बोलते हैं हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। एशिया का ये नोबेल प्राइज है, और ये कहाँ पे दिया जाता है? मनीला, जो कैपिटल है फिलीपींस की, वहाँ पे दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब कुछ इंडियंस हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, लाइक विनोबा भावे को 1958 में मिला था, जयप्रकाश नारायण को 1965 में, मदर टेरेसा को 1962 में, सत्यजीत रे को 1992 में, MS स्वामीनाथन को 1986 में, और आप यहाँ पे देखोगे अरविंद केजरीवाल जी को भी मिला है 2006 में, शांता सिन्हा को 2003 में, राजेंद्र सिंह को 2001 में, ठीक है, कुलंडई फ्रेंकी को 2012 में, ठीक है, बेजवाड़ा विल्सन को 2016 में, ठीक है, रवीश कुमार जी को भी ये अवार्ड मिला है 2019 में, ठीक है। कुछ एक इसमें इंडियंस हैं, शायद ये इंडियंस नहीं है, कुलंडई फ्रेंसी एंड, तो आप इनको देखना, ठीक है। बाकी आपने मेनली आपने ये याद रखना है, रवीश कुमार को 2019 में मिला है और अरविंद केजरीवाल को 2006 में मिला है, और पहली बार ये मिला है विनोबा भावे जी को, जो कि एक इंडियन थे, ठीक है। पहली बार मतलब कि इंडियन जो है पहली बार इनको मिला है 1958 में। विच स्टेडियम स्टैंड नेम्ड आफ्टर सचिन तेंदुलकर ऑन हिज 50th बर्थडे, ठीक है। 50th बर्थडे मतलब कि 50वां बर्थडे जो है सचिन तेंदुलकर जी का था, ठीक है। कब था? 24 अप्रैल को था, ठीक है। तो उसके क्या करना है, उसको एक यादगार बनाने के लिए क्या किया है, जो यूएई का एक ग्राउंड है उसका नाम है शारजा क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टैंड है जो कि सचिन तेंदुलकर स्टैंड के नाम से आज के बाद जाना जाएगा, ठीक है, सचिन तेंदुलकर स्टैंड, ठीक है। तो और इसी की, ठीक है, 50वां बर्थडे है सचिन तेंदुलकर का, और 25वीं एनिवर्सरी है, ठीक है, किस चीज़ की? जिस दिन सचिन तेंदुलकर ने क्या बनाए थे? बैक टू बैक सेंचुरीज जो है वो बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 1998 में, जिसको बोलते हैं डेजर्ट स्टॉर्म। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है सेंचुरीज हैं जो सचिन तेंदुलकर ने मारी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन 1998, जिसको कितने हुए हैं? 25 साल भी हुए हैं। तो इन्हीं दोनों की वजह से क्या हुआ, इन्होंने एक पर्टिकुलर स्टैंड है शारजाह में, उसको क्या रखा है? सचिन तेंदुलकर का स्टैंड नाम से रखा है, ठीक है। और आपने एक याद भी रखना है, जो शारजाह क्रिकेट ग्राउंड है ना, आज तक सबसे ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल जो इसी ग्राउंड पे खेले गए हैं, 244 मैचेस अभी तक यहाँ पे खेले गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी क्रिकेट ग्राउंड में।
वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नास्कॉम चेयरपर्सन। ठीक है, नास्कॉम के जो चेयरपर्सन है उसको किसको रखा गया है, दैट इज सी अनंत माहेश्वरी जी को बनाया गया है। ठीक है, ये पहले प्रेसिडेंट थे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के, अब ये बन गए हैं नास्कॉम के चेयरपर्सन। ठीक है, फाउंडर्स कौन है नास्कॉम के, देवांग मेहता जी हैं, नंदन नीलेकानी जी हैं। और फाउंड कब हुआ था नास्कॉम, 1 मार्च 1988 को। प्रेसिडेंट कौन है, देवजानी घोष। और ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। एक और अपॉइंटमेंट है लाइक श्रीकांत एम भंडीवाड़, उनको बनाया गया है ऑफ कर्नाटका विलास ग्रामीण बैंक। मिशन यूथ विच रिसीव्ड द प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सेलेंस अंडर इनोवेशन कैटेगरी इज़ फ्रॉम विच स्टेट और यूटी, दैट इज़ ए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो एक स्कीम है जिसका नाम है मिशन यूथ, उसको क्या मिला है, पीएम अवार्ड मिला है। किसके लिए, एक्सेलेंस अंडर द इनोवेशन कैटेगरी। ठीक है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपनी एक मिसाल कायम की है, एक एक्सेलेंस कायम की है इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो मिशन यूथ था इसमें जो क्या किया गया है, जो जे के जो स्टूडेंट्स हैं, जे के जो यूथ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड की, स्किलिंग प्रोवाइड की, कोचिंग प्रोवाइड की, वॉलेंटियर बनाया गया एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करना सिखाया गया। तो इस मामले में जो है इसको क्या मिला है, इसको मिला है पीएम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन अंडर द इनोवेशन कैटेगरी। ठीक है, और ये किस पे फोकस करता है, जो यूथ है 15 से लेकर 35 साल के जो लोग हैं उन्हीं पे ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, फोकस करता है। ठीक है, कौन सा, मिशन यूथ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2023। तो वर्ल्ड अर्थ डे जो है कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। मतलब कि हमने अपने प्लैनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना है ताकि हम इसको ज़्यादा गंदा होने से बचा सकें और इसको ख़त्म होने से बचा सकें। ठीक है, और इन्वायरमेंट पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हमें फ्यूचर में कोई भी खतरा ना हो। ठीक है, अब वर्ल्ड अर्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अप्रैल। ठीक है, एंड मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ द मॉडर्न इन्वायरमेंट मूवमेंट इन 1970। इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, और इसका मेन एम यही है कि हमने अवेयरनेस फैलानी है लोगों के बीच में एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इसके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के रिलेटेड, और प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, अभी आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये 22 मार्च, 22 अप्रैल एंड 22 मई। 22 मार्च को होता है वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को होता है वर्ल्ड अर्थ डे एंड 22 मई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं। एंड डैश डैश हैव एग्रीड टू क्रिएट अ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर दैट इज़ डी इन यूके। सो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों ने मिलके क्या किया है, इन्होंने एक नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल जो सेंटर है उसको बनाने के लिए जो है वो एग्रीमेंट पास किया है। ठीक है, द सेंटर विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर्स, किसके लिए, स्टेक होल्डर्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, कहाँ की कंट्री, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम की। किसके लिए, टू वर्क टुगेदर, वो आपस में इकट्ठे होकर काम करेंगे। किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, और डीकार्बोनाइजेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एज ए रिन्यूएबल सोर्स। मतलब कि आपका नेट जीरो का मतलब क्या है, नेट जीरो का मतलब है नेट जीरो कार्बन। ठीक है, हम अभी हमारा लक्ष्य है, इंडिया का लक्ष्य कि 2070 तक हमने नेट जीरो कार्बन जो है वो अचीव करना है। मतलब कि कार्बन का जो उत्सर्जन है 2070 तक हम 0% पे लेके आएंगे। ठीक है, तो उसी की तरफ हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, ताकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम हो। ठीक है, और जो ये अनवांटेड कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस, इससे निपटाया जा सके। ठीक है, तो इसी के लिए जो है ये नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर क्रिएट किया गया है। किस किस के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में। सो यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानते हैं। नॉर्दर्न जो आयरलैंड है इन ग्रेट ब्रिटेन इज कॉल्ड द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मतलब कि इंग्लैंड वेल्स, ठीक है, इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो ये चारों के चारों मिलके बनाते हैं आपका यूनाइटेड किंगडम। द किंग ऑफ इंग्लैंड इज द हेड ऑफ द बोथ यूनाइटेड किंगडम एंड ब्रिटेन। ठीक है, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड ग्रेट ब्रिटेन इज लंदन।
सेवन्थ एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अजेय वॉरियर 2023 इज टू बी कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड दैट इज बी यूके। तो इंडिया और यूके के बीच में अजेय वॉरियर 2023 जो है वो एक से एक एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, ये सेवन्थ एडिशन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में होती है। ठीक है, ताकि एक दूसरे की जो मिलिट्री है, ठीक है, मिलिट्री फोर्सेस है, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए लड़ाई लड़ने का कि किस तरह से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो हमारे पास काउंटर जो टेररिस्ट है अगर किसी कंट्री में टेररिस्ट आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनको काउंटर कर सकते हैं। तो उसकी एक तरह की ये क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इट इम्प्रूव द इंटरऑपरेबिलिटी between the two forces while operating in the accordance with the mandate of the United Nations। ठीक है, सो ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में, हर साल ये होती है, इस बार भी हो रही है और इस बार इसका 7th एडिशन हो रहा है। दोनों की जो मिलिट्री है वो आपस में मिलके ये अभ्यास करेगी। विच स्टेट ऑफ यूएसए रिकॉग्नाइज दिवाली एज ऑफिशियल स्टेट हॉलीडे। ठीक है, यूएसए में जो है दिवाली की छुट्टी नहीं होती थी, तो एक वहाँ का यूएसए की एक स्टेट है जिसका नाम है पेनिसिल्वेनिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक मैंडेट पास किया है जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि वहाँ पे दिवाली के दिन छुट्टी घोषित की जाएगी। ठीक है, इट इज़ ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है यूनाइटेड स्टेट के, और इट इज़ वन ऑफ द 13 कॉलोनीज दैट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन एंड बिकेम द किंगडम ऑन December 12 of 1787। तो यूनाइटेड स्टेट की जो 13 कॉलोनीज है ना, 13 जो स्टेट्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया था 1787 में इंडिपेंडेंस। किससे? यूनाइटेड किंगडम से। सो यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन था उनके अधीन ये सारे के सारे एरिया थे। ठीक है, जो पेनिसिल्वेनिया है वो देखो ये यहाँ पे है पेनिसिल्वेनिया, ये है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसको हम पेनिसिल्वेनिया बोलते हैं। यहाँ के स्टेट ने क्या किया है, या इन्होंने ये बोला है कि हम दिवाली को ऑफिशियल क्या बनाएंगे, छुट्टी बनाएंगे। द स्टेट की कैपिटल है हैरिसबर्ग एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ फिलिपेडिया एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज बर्थ प्लेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका। और पेनिसिल्वेनिया जो है वो 6 अदर स्टेट से बॉर्डर खाती है, बॉर्डर मिलता है इसका लाइक इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड एंड वेस्ट वर्जीनिया एंड ओहायो भी इसमें है। ठीक है, लेक एरिया जो है इसमें नॉर्थ ईस्ट में है। तो 6 ऐसी स्टेट्स हैं जो इसके साथ क्या बनाती है, एक तरह का बॉर्डर बनाती है। वो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन। जिस तरह से हमारे पास स्पोर्ट्स का कोई एक होता है ना, जैसे कि बीसीसीआई है वो क्रिकेट को देखता है, इसी तरह का जो साइकिलिंग फेडरेशन है वो हमारे पास साइकिलिस्ट को देखते हैं। इंडिया के जो साइकिलिस्ट हैं उनको ये देखते हैं, उनके स्पोर्ट्स इवेंट करवाते हैं। ठीक है, तो उसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं, वो बने हैं पंकज सिंह जी। और ये किसके बेटे हैं, ये हमारे पास यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी हैं उनके बेटे हैं पंकज सिंह जी। इनको बनाया गया है, क्या बनाया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन के, और इनको बनाया गया है साइकिलिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके बारे में जानते हैं, मनिंदर पाल सिंह जो है उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है सेकंड टाइम इन रो। सुदेश कुमार जी को जो केरला के हैं इलेक्टेड एज द ट्रेजरर। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, केरला और तेलंगाना में से 2-2 मेंबर जो है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किए गए हैं। चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड हिमाचल प्रदेश एंड अंडमान निकोबार से एक मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया है। अब साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये एक नेशनल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि साइकिलिंग ऑफ इन इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो साइकिलिस्ट के साइकिलिंग के जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, तो ये सारा का सारा काम साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का है और ये बना था 1946 में। Recently, Ministry of Finance approves नवरत्ना स्टेटस टू दैट इज ए रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, रेल विकास RVNL जो है ये पहले मिनी रत्ना हुआ करता था। ठीक है, मिनी रत्ना होती है, उसके बाद क्या होती है, नवरत्ना होती है, फिर होती है महारत्ना। ठीक है, तो ये पहले मिनी रत्ना हुआ करती थी। ठीक है, इनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक सेटअप होता है। ठीक है, सेटअप इस चीज़ का होता है कि अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो इतने 1000 करोड़ से ऊपर चली जाए तो आपको मिनी रत्न का है वो मिलेगा। अगर उससे भी ऊपर चले जाए
ठीक है, एक लिमिट होती है, उससे भी क्रॉस किया जाए तो आपको नवरत्न दिया जाएगा। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा क्या है प्रॉफिट हो रहा है पर ईयर्स, तो आपको महारत्न का अवार्ड जो है, महारत्न का स्टेटस जो है वो दिया जाता है। तो जो हमारी रेल विकास निगम लिमिटेड है, उनका जो रेवेन्यू था 2021-22 में, एनुअल जो टर्नओवर था वो था 19,381 करोड़ का, और इसमें से नेट प्रॉफिट था 1,087 करोड़ का, जिसकी वजह से इनको क्या बनाया गया, मिनी रत्ना से नवरत्ना में इसको ऐड कर लिया गया है। ठीक है, तो RVNL जो है वॉज अप्रूव्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड इफेक्टिव फ्रॉम 26 अप्रैल 2023 से ये नवरत्न जो है ये बन गई है। अब हमारे पास 13 नवरत्न कंपनी जो है इंडिया में हो गई है। ठीक है, नवरत्ना मीन्स 9 जेम्स। ठीक है, और इनको 9 जेम्स इसीलिए बोलते थे क्योंकि 1997 में 9 ऐसी कंपनियां थी जिनको जो है इस कैटेगरी में रखा था। ठीक है, नवरत्न, ठीक है, तो एक सर्टेन लेवल होता है, मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन लेवल होता है, जब वो कोई कंपनी इस सर्टेन लेवल को पार कर देती है, कोई भी सरकारी कंपनी, ठीक है, सरकारी कंपनी होती है ये तीनों, मिनी रत्ना, नवरत्न और महारत्ना, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल को ये पार कर देती है तो इनका जो है वो स्टेटस बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ और नवरत्न है हमारे पास। 13 जो नवरत्न है ये है 13 नवरत्न, लाइक शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, NMDC, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दैट इज MTNL, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भी है, EIL भी है इसमें, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत बेल जो है ना बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वो भी इसमें है, और अभी जुड़ी है रेल विकास निगम लिमिटेड। फर्स्ट वीमेन राफेल पायलट इन इंडियन एयरफोर्स टीम फॉर मल्टीनेशनल ड्रिल ओरियन बीइंग हेल्ड इन दैट इज सी फ्रांस। तो फ्रांस में मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कि ओरियन नाम की एक मल्टीनेशनल, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये एक तरह की क्या हो रही है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये एक्सरसाइज हो रही है फ्रांस में, इसका नाम है ओरियन। इसमें क्या है, जो इंडिया की पहली राफेल पायलट है, ठीक है, पहली वीमेन राफेल पायलट है, उनका नाम है शिवांगी सिंह, वो भी इसमें मौजूद होगी। वो फर्स्ट वीमेन पायलट है, इंडियन एयरफोर्स की भी फर्स्ट वीमेन पायलट है, और फर्स्ट वीमेन पायलट है राफेल पायलट की। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वीमेन राफेल पायलट भी यही है, और इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट वीमेन पायलट भी यही है, और ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, शी इज़ द फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट of the Rafale squadron and is all set to create history by flying the multi-role air dominance aircraft। ठीक है, शिवांगी सिंह ने ज्वाइन किया था इंडियन एयरफोर्स इन 2017 and was inducted into the second batch of Indian Air Force women fighter pilots. Prior to flying Rafales, शिवांगी had also flown MiG-21 Bison aircraft। ठीक है, तो शिवांगी सिंह became the first women fighter pilot by flying the Rafale after being selected as the pilot in the 2020। WHO World Health Organization issues alert over India-made cough syrup named that is C गुआफेंसिया। ठीक है, गुआफेंसिन, ठीक है, गुआफेंसिन जो है हमारे पास, ये एक तरह की क्या है, कफ सिरप है। ठीक है, ये इंडिया के कहाँ पे बनता है, पंजाब में बनता है, पंजाब बेस्ड QP फार्मा केमिकल लिमिटेड है, वहाँ पे ये दवाई बनती है। इसको क्या कर दिया है, WHO ने इसके ऊपर क्या कर दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एक पदार्थ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, लाइक अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा जो है इसमें जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, ये बॉडी के लिए काफ़ी क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, टॉक्सिक टू ह्यूमन एंड कैन प्रूव द फैटल, मतलब कि बॉडी के ऊपर ही नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है। इसके लिए क्या किया है, गुआफेनेसिन जो दवाई है, जो ये कफ सिरप है, इसके ऊपर WHO ने एक अलर्ट जो है वो घोषित किया है। So World Health Organization has said that consignment of the contaminated cough syrup made in India has been found in the Marshall Islands of Micronesia। ठीक है, और वहाँ पे इसका क्या हुआ, वहाँ पे इसका टेस्ट हुआ और उसमें देखा गया कि डाई इथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा है।
जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि WHO लिंक्ड अनदर कफ सिरप, बहुत टाइम पहले एक कफ सिरप जो है वो कफ सिरप की वजह से गाम्बिया में और उज्बेकिस्तान में कुछ बच्चों की जो है वो डेथ भी हो गई थी। तो उसी को देखते हुए उन्होंने ये कंसर्न जताया कि आपका जो गुआफेंसिन है, पंजाब बेस्ड क्यूपी फार्मा केमिकल लिमिटेड की एक दवाई है, एक कफ सिरप है, इसमें भी इस तरह के केमिकल्स हैं। ठीक है, और ये अलर्ट इन्होंने जारी कर दिया है। 68 जो फिल्म फेयर अवार्ड्स है 2023 में, हु विंस द बेस्ट फिल्म अवार्ड, दैट इज ए गंगूबाई कथियावाड़ी। सो गंगूबाई कथियावाड़ी को 68 फिल्म फेयर अवार्ड 2023 की बेस्ट मूवी जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, जो पहली बार जो फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1954 को, और पहली मूवी जिसको ये मिला था वो था 2 बीघा जमीन, जो कि डायरेक्ट की गई थी बाय बिमल रॉय जी में। ठीक है, तो 27 अप्रैल 2023 को इसका 68th एडिशन जो है वो हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड टुक प्लेस एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एट मुंबई। अब 68 जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसके जो कैटेगरीज हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, लाइक बेस्ट फिल्म है गंगूबाई कथियावाड़ी, बेस्ट फिल्म इन क्रिटिक्स में है बधाई दो, बेस्ट एक्टर मेल है राजकुमार राव फॉर बधाई दो, बेस्ट एक्टर फीमेल है आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई कथियावाड़ी, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में आ जाते हैं हमारे पास संजय मिश्रा फॉर वध, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में आते हैं भूमि पांडेकर एंड फॉर बधाई दो एंड तब्बू फॉर भूल भुलैया 2, बेस्ट डायरेक्टर आता है संजय लीला बंसाली। ठीक है, बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल अनिल कपूर, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल शीबा चड्डा एंड बेस्ट म्यूजिक एल्बम दैट इज प्रीतम फॉर ब्रह्मास्त्र। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।